सबसे पहले तो हम शुरुआत तो करते हैं मांस खाना, दूध पीना, अंडा खाना। हम सोचते हैं कि ये बहुत आम चीज़ है। हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं हिंसा देखने के, क्रूरता देखने के, कि बहुत कुछ हो रहा होता है जानवरों के साथ जो हमको लगता है कि सामान्य है। इसलिए सामान्य सिर्फ क्योंकि हम उसको रोज़ देख रहे हैं, तो हमको लगता है ऐसा ही तो होता है, पर वो ठीक नहीं है। और बहुत लोग जो अपने आप को संवेदनशील बोलते हैं, कंपैशनेट बोलते हैं, वो भी उन चीज़ों को सामान्य मान करके उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, जानवर इसके साथ होना चाहिए, पर वो वास्तव में जो हो रहा है वो क्रूरता है। और ये बात हमको बिल्कुल ही कौंधती नहीं है। लेकिन अगर ये बात कौंधने लगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिर उस तरह के कामों से बचेंगे, उनको रोकेंगे। मैं भी खुद जब पैदा हुई थी तो एक सिख परिवार में, आर्मी परिवार में पैदा हुई थी, और मेरे लिए मांस खाना तो किसी ने सोचा नहीं कि ये जानवर है, ये आपके प्लेट पर पड़ा हुआ कोई खाने की चीज़ है। बस जब मैं 18 साल की हुई, मेरी शादी हुई थी, और एक दिन मेरे पति ने मुझे यही बोला कि मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे सुनते हुए, पूरे दिन तुम बोलते हो जानवर को बचाओ, जानवर को बचाओ, और रात को आकर के उसको खा लेती हो। तो या तो तुम अपने आप को बदलो अगर दुनिया को बदलना चाहती हो, या तो तुम बोलना ही बंद कर दो। और उस समय मुझे इतना झटका लगा, एकदम से मेरी ज़िंदगी उसी वक्त बदल गई, क्योंकि फिर मेरे आँख खुल गए। और झटके की ज़रूरत है। तो बहुत लोग जो आते हैं कहते हैं कि हम जानवरों को बहुत प्रेम करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रेम जो होता है वो अपने जानवर के साथ, तो ये पोजेशन है, ये जानवर भी नहीं है, ये मेरा पोजेशन है, मेरा है। कल किसी इंसान ने मुझे चिट्ठी लिखी, मुझे दिन के 400-500 चिट्ठियाँ मिलती हैं, तो एक ने लिखा कि ये जानवर को किसी ने बहुत पीटा, तो आप इसके बारे में कुछ करिए। तो मैंने फ़ोन उठा कर के, जैसे अक्सर करती हूँ, मैंने फ़ोन उठा कर कहा कि तुमने क्या किया, जानवर तुम्हारे पास है, तुम डॉक्टर के पास ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगी। तो उसने कहा लेकिन मेरा जानवर नहीं है। मैंने कहा फिर आपका जानवर कौन सा है, आप मुझे बता दीजिए, कौन किसका क्या है। दूध मैं कहती हूँ कि चलिए आपकी पत्नी ने बच्चा दिया है, मैं उसका दूध पी लूँ, तो आप छी 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 बोलेंगे। लेकिन और किसी माँ का दूध आप पी रहे हैं, उस पर तो छी 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 नहीं बोलेंगे क्या? इट्स एज डिस्गस्टिंग टू मी। तो एक तो हम कोई भी जानवर ले लें, आप एक भी आप ऑडियंस हैं, आप मुझे एक भी नाम दे दें और मैं आपको बताती हूँ कि वो हमसे ज़्यादा वो ज़िंदगी को कैसे बचाता है। नेचर कुड नॉट हैव मेड अस इवॉल्व लाइक दिस। और कोई जानवर ऐसे इवॉल्व क्यों नहीं हुआ कि वो सब जगह तबाही मचाए। 3 सिंबल्स हैं जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, जिसको हम अपनी प्रगति विकास वगैरह कहते हैं। एक तो है जो हम शहरों में अपने कंक्रीट जंगल बनाते हैं, उसको देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमने कोई तरक्की कर ली है, अच्छी हाउसिंग आ रही है। दूसरा, जब हम बहुत फैले हुए विस्तृत हरे भरे खेत देखते हैं और उसमें हरियाली है और जितनी दूर तक देख रहे हैं उतनी दूर तक खेती खेत दिखाई दे रहा है। और तीसरा, जब हम किसी मान लीजिए एक्सपोर्ट जोन में हैं और वहाँ एक के बाद एक साफ़ सुथरी सजाई हुई हम फैक्ट्रीज़ देख रहे हैं। इनको तीनों को हम देखते हैं बिल्कुल अपने संदर्भ में, अपने पर्सपेक्टिव में। हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि वो जो हमने कंक्रीट जंगल बनाया अपने रहने के लिए, वो न जाने कितने पशुओं की, पक्षियों की, विशेषकर पक्षियों की लाश पर बन रहा है। एक बार आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हो, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ एक के बाद एक 20 हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं। वो जगहें पक्षियों के लिए कितनी घातक होती हैं, इस पर हम कभी विचार ही नहीं करते। ये हमारे कौंधता ही नहीं है कि ये एक एक्ट ऑफ क्रूएल्टी है। इसी तरीके से वो जो हमें खेत दिखाई पड़ रहा है, हम उस खेत को तो देख रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कि उस खेत से पहले वहाँ पर क्या था, वो खेत कैसे आ गया, क्योंकि खेत तो हमारे लिए आया है। भाई हमें खाना एक तो तरीका ये है कि आप जानवर को सीधे सीधे मार के खा लो, ठीक है। बाकी लोग अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं, जानवर को नहीं खाते, लेकिन वो अन्न तो खाते हैं, वो अन्न उस खेत से आ रहा है। पहली बात तो आपने जंगल काटा, दूसरे आप वहाँ पर जो माइक्रो लाइफ है
उस माइक्रो लाइफ को भी मार रहे हो, माइक्रो लाइफ को ही नहीं मार रहे हो, उसमें आप जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हो उससे बड़े पक्षी भी मरते हैं। न जाने पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं जो सिर्फ उन चीज़ों के कारण आज खतरे में हैं जो हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसका असर इंसानों पर ही पड़ता होगा, क्योंकि अगर पक्षी को उससे खतरा है या और जानवरों को खतरा है या रोडेंट्स को खतरा है तो हमें भी होता है। और शाकाहारी भी उतना ही मारता है, उतना ही मारता है, लेकिन शाकाहारी अपने आप को एक मोरल हाई ग्राउंड पर रखता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर व्यक्ति ये याद रखे कि हम जिस सिविलाइजेशन में जी रहे हैं वो आधारभूत रूप से क्रूर और हिंसक है। आप खेत का खा रहे हो, आप फैक्ट्री का पहन रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो, और आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हो। ये तीन बातें ही काफ़ी हैं, आप होनी चाहिए कम से कम आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप हर तरीके से हिंसक हो। लेकिन वैसा हमको पढ़ाया नहीं गया है, वैसे हमारे संस्कार नहीं है, वैसा हमारे दिमाग में कभी ख्याल नहीं डाला गया है कि वो जो पूरा कंक्रीट का एरिया है वो वास्तव में पशुओं के लिए, हर तरीके की जीवन के लिए कितना ज़्यादा घातक है, कितना घातक है। और ये भी हो सकता है कि उसी एरिया में बैठ करके हम एक दूसरे को बता रहे हों कि देखो जानवरों के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी होती है, एनिमल राइट्स, एनिमल वेलफेयर, हम ये सारी बातें कर रहे हैं उन्हीं बिल्डिंग्स के भीतर बैठ करके, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसको एक नीति या पॉलिसी के तौर पे याद रखना चाहें कि भाई मुझे ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, मुश्किल है। फंडामेंटली जो गलती हो रही है वो कहीं इसी में तो नहीं है कि हम जैसा दिमाग लेकर के बड़े हो रहे हैं, जो हमारी पूरी शिक्षा ही है, जो पूरी परवरिश ही है, उसमें एक एकदम फाउंडेशनल मूलभूत बात गायब है। वो ये कि आपको इसलिए नहीं जीना है कि आप खुद मज़े मारो, आपको इसलिए नहीं जीना है कि आप अधिक से अधिक कंजम्पशन कर लो, भोग कर लो और अंत में बोलो कि आई लिव्ड अ हाई एंड हैप्पी लाइफ। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसमें और पीछे जाके बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। दुनिया में जानवरों को बचाने वाली इतिहास की सबसे बड़ी ताकत कौन सी रही है? एकदम मैक्रो व्यू लेते हैं। कौन सी ताकत है जिसने जानवरों को क्या, इंसानों को भी बहुत हद तक आज तक बचा के रखा है? एक हिंट पकड़ते हैं। भारत सबसे बड़ा शाकाहारी देश रहा है दुनिया का। आज भी दुनिया में जो शाकाहारी लोग हैं उनमें से अधिकतर भारत में ही पाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये तो नहीं है कि यहाँ का आम आदमी बहुत पढ़ा लिखा था या कि पर्यावरण के लिए वो बहुत संवेदनशील था। उसकी वजह रही है आध्यात्मिकता, और आध्यात्मिकता ने ज़्यादा पशुओं और पक्षियों को बचाया है तुलना में किसी भी तरह के एक्टिविज्म या सक्रियता के। सोच के देखिए कि अगर धर्म नहीं होता भारत में तो कितने अरब खरब और पशु पक्षी मारे गए होते, सताए गए होते, खाए गए होते। उनको किसने बचाया है? उनको बचाया है धार्मिकता ने। तो एक तरफ तो ये बात है कि हम कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स ला सकते हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, और वो सब होना चाहिए निश्चित रूप से, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है वो ये है कि अगर हमारे जीवन में सेल्फ अवेयरनेस नहीं, अध्यात्म नहीं है, तो हम तो वो एलियंस हैं, जैसे आपने कहा पता नहीं कहाँ से आ गया ये इंसान, हम तो वो एलियंस हैं जो कि अगर पाँव भी रखेगा कहीं पर तो हिंसा कर देगा, क्योंकि उसके पास बड़ी ताकत आ गई है, ज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की। वो बहुत पावरफुल राक्षस है इस समय। शायद हम उस चीज़ की उपेक्षा करते हैं कि जो पूरे इतिहास में हमारे पक्ष में सबसे बड़ी ताकत रही है, हमें उसको दोबारा से सक्रिय करना होगा। वो ताकत जैसे जैसे कमज़ोर होती गई है, कम से कम भारत में तो पशु पक्षियों का उत्पीड़न उतनी ही तेज़ी से बढ़ता चला गया है। भारत जो कि आज़ादी के समय यहाँ आधे से ज़्यादा लोग शाकाहारी हुआ करते थे, उनकी तादाद अब चौथाई के आसपास आ गई है। उसका सीधा सीधा संबंध एक तो आर्थिक संपन्नता से है और दूसरा जो अध्यात्म का पतन हुआ है उससे है। और ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। हम कुछ हज़ार कुछ लाख लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी आबादी के 25% की बात कर रहे हैं। तो
अध्यात्म बिल्कुल मैक्रो लेवल पर काम करता है, और मैक्रो लेवल पर जो चीज़ काम कर सकती है वो माइक्रो मेजर्स से हमेशा कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो नहीं तो हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, हमें तो आगे बढ़ना है, हम तो विकास की बातें करते हैं, हमें नए हाईवेज़ चाहिए, हमको नई बिल्डिंग्स चाहिए, हमें शॉपिंग के लिए चाहिए, वो चाहिए, हम जो कुछ भी कर रहे होंगे उसमें खून ही तो होगा। हम और क्या कर रहे हैं लगातार। हमें बेहतर सेहत भी चाहिए, हम एक नई दवाई बनाते हैं, उसके लिए भी हम जानवरों को ही मार डालते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हम हत्या ही तो कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को पशु प्रेमी बोलते हैं, कुत्ता रख रखा है, उसको मांस खिला रहे हैं। अभी वो फिल्म देखी थी 777 चार्ली, अच्छी थी, लेकिन उसमें भी क्या था, कुत्ता मछली खा रहा है, कुत्ता चिकन खा रहा है, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन वहाँ पर भी ये याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है कि साहब वो मछली, वो मुर्गा, वो भी तो कुत्ते जैसे ही हैं, उनको क्यों हमने छोड़ दिया है। तो जब तक वो एक भीतर सेंटर नहीं चालू होता जो हर सांस की, हर जीव की कद्र करना जाने, बड़ा मुश्किल लग रहा है और बड़ी तकलीफ लग रही है। एक भारी ताकत है, और वो जो ताकत है वो एक विचार की है, वो एक अपने आप में एक दर्शन है, फिलॉसफी है, जिसने हमको ये बता दिया है कि आप इसलिए पैदा हुए हो ताकि आप मज़े कर सको। और जो सबसे बड़ा हत्यारा है वो ये दर्शन है। इसकी जड़ें मैं समझता हूँ हमारे भीतर हमेशा से थीं, लेकिन टेक्नोलॉजी और कैपिटल, इन दोनों ने इस दर्शन को बहुत ज़्यादा ताकत दे दी है, इसको सक्रिय कर दिया है, और ये हमारे सब पे बिल्कुल चढ़कर राज कर रहा है। रेगुलेशन के द्वारा या लेजिस्लेशन के द्वारा हम कैसे एक एक आदमी को रोक पाएंगे, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब उस आदमी के भीतर ये भावना चढ़कर बैठ गई है कि मुझे तो बस मारना है। आपको तो दिन प्रतिदिन ऐसे मामले देखने को मिलते होंगे जहाँ पर इंसान मरने को तैयार होगा लेकिन मज़े छोड़ने को नहीं तैयार होगा। आप उसको सज़ा दे लीजिए, क्या सज़ा भी झेल लूँगा, लेकिन मैं फिर भी पीछे से कुछ ना कुछ अत्याचार, हिंसा, क्रूरता करता ही रहता हूँगा। आप देखिए जो वीगनिज़्म है, इसका पैदा कहाँ से हुआ है? यूरोप से। ये हिंदुस्तान से पैदा नहीं हुआ है। हम लोग वीगन थे, लेकिन हमारी नज़र हमेशा दूध पर थी, क्योंकि आपके सारे गुरु, आपके सारे रिलीजन्स दूध। हालांकि अगर आप पढ़ लीजिए, कृष्ण दूध ने नहीं पिए, कहीं भी नहीं लिखा कि कोई दूध पी रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा घी इस्तेमाल हो रहा था हवनों के लिए, दैट्स इट। बट अगर आप किसी को पूछे तो कृष्णा दूध पीते थे। कैसे दूध पीते थे? बिकॉज ही वॉज अ हर्डर। लेकिन वो छोड़िए, आई एम सेइंग दैट कि हाउ डिड वीगनिज्म टेक रूट इन यूरोप? बिकॉज दे हैव फेजिंग देमसेल्व्स आउट। इन्होंने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया, सो देयर इज मोर स्पेस फॉर देम टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। It is not that they have replaced the lack of children with ayyashi. They have just decided कि अब बस जहाँ हम रह सकते हैं, धरती के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, तो हम क्यों नहीं यहीं ख़त्म कर दें, और we use our lives to re-establish a link. They are not going about it properly, but then they have no underpinnings of knowledge. They are not doing it through a philosophical way. But कर तो रहे हैं ना, जैसे तैसे कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ बस शादी होते हुए शुरू करो अपने प्रजाति को बढ़ाना। So if we were to decide that the first step we have to take in this war against hinsa is to simply call it a halt, अब बस बच्चे खत्म। बहुत बढ़िया। तब जाकर के कुछ बात बनेगी। बहुत बढ़िया। और इसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं है। जब आप बच्चे पैदा करते हैं तो आप उनको और दुखी बनाते हो, उनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं बची है, तो व्हाई नॉट डू देम अ फेवर एंड स्टॉप इट? राइट। मैम, ये जो समाधान है
इस समाधान को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाए या पॉलिसी के माध्यम से पहुंचाया जाए, या दोनों का एक फाइन मिक्स होना चाहिए? बेटा जी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से करें, इट मे बी लॉन्गर लास्टिंग बट इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू गेट देयर। आपके पास बहुत कम समय है। यू जस्ट हैव टिल द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। अब इसमें जो भी पतंगड़ करना है कर लो, whether you do it spiritually or you do it through policy, the world has passed its sell by date. अब तो जैसे तैसे कर सकते हो कर लो. If you can do it by policy, by spiritually convincing the people who make the policy, that's fine. Because it's something that each one of us realizes is the need of the hour personally. And everybody is ready for it. It's just कि who will bell the cat? कौन करेगा? एक दूरदर्शी कर सकता है. एक a man who truly loves his country will do it. तो देश प्रेम की खातिर ही सही वो ऊपर से नीतियां बना दे और अध्यात्म के माध्यम से नीचे ज़मीन पर जो विरोध होने की संभावना है, बस वो संभावना थोड़ी कम हो जाए. देखो, जब भी बनेगी ऐसी नीति, विरोध तो उठेगा. और इसको रोकने का तरीका यही है कि अगर आप धर्म के नाम पर विरोध कर रहे हो तो सबसे पहले ये समझो कि आज का सबसे बड़ा धर्म शायद यही है कि तुम कम फैलो, तुम कम फैलो. अभी तक धर्म को ऐसे दर्शाया गया है जैसे धर्म फैलने, जनसंख्या के तल पर जैसे धर्म फैलने का समर्थन करता हो, जबकि तथ्य ये है कि धार्मिकता आज कम से कम फैलने में है. आज सबसे बड़ा धार्मिक आदमी वो है जो अपने ही इस जीवन मरण के चक्र को और आगे नहीं बढ़ा रहा है. और इसमें फिर से बात सिर्फ प्रकृति या पर्यावरण के प्रति प्रेम की नहीं है. जैसा आपने कहा, तुम्हें अपनी संतान से भी अगर प्रेम है तो पहला काम ये करो कि संतानों को कम रखो या पैदा ही मत करो. या पैदा ही मत करो. इस वक्त इस देश में अगर आपको स्कूल में हर बच्चे को भेजना है तो आपको एक स्कूल हर 4 मिनट पैदा करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन अगर एकदम ये बोल देंगे ना कि पैदा ही मत करो, तो वो कल्पना लोगों को इतनी भयावह लगती है कि वो बड़ा उग्र विरोध करने लगेंगे. तो ये कहना चाहिए कि जिसमें हिम्मत है वो तो पैदा ही ना करे, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. जिन्हें करना है वो अधिक से अधिक एक करो, उतने पे रुक जाओ. तो आदमी के मन को थोड़ा संतोष रहेगा कि चलो पूरी तरीके से नहीं रोक दिया गया है. आचार्य जी, एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ जी. इसके लिए एक पॉलिसी डिसीजन होनी पड़ेगी और वो ये है सोशल अंडरपिनिंग्स. यूरोप में आप बच्चा पैदा नहीं कर पा सकते हो क्योंकि आपको, चाहे आप काम करो या ना करो, आपको भत्ता मिलता है. यहाँ हिंदुस्तान में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता. तो लोग पैदा करते हैं सोच करके कि वो हमारा ख्याल रखेंगे जब हम बड़े हों. ये अलग बात है कि किसी बच्चे ने कभी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा क्योंकि आपने उसको उस लायक ही नहीं बनाया कि वो आपका ख्याल रखे. आपने 10 बच्चे पैदा किए, भूखे, नंगे, प्यासे, स्टंटेड, इल एजुकेटेड, तो आपका क्या ख्याल रखेंगे? आप सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि उसको डर के ना रहना पड़े कि मेरे बुढ़ापे की लाठी छिड़ जाएगी. That's right. बुढ़ापे, हाँ, वो सब बिल्कुल रहेगा. लेकिन देखिए, हो सकता है उसमें भी अभी बहुत समय लग जाए. न जाने भारतीय स्टेट कब उस हालत में आएगा कि अपने हर नागरिक को, 140 करोड़ नागरिकों को, सबको सोशल सिक्योरिटी दे पाए. ये हम लोग उस समय तक आ गए हैं, हमारे पास पैसे हैं. आखिर ज़्यादातर आपके स्टेट सब वोट पाने के लिए मुफ्त में दे रहे हैं गरीबों को राशन. तो 1 लाख करोड़ रुपए तो जा रहे हैं केवल राशन में. यही आप मनरेगा को देखिए, वो भी तो मुफ्त में जा रहा है. ये नहीं कि कोई काम कर रहा है उसके लिए, घर में बैठो और पैसे पाओ. तो इससे अच्छा कि आप उसी को ही डाल दें सोशल सिक्योरिटी में. देखिए, जो सब्सिडी प्रति व्यक्ति जाती है मनरेगा के माध्यम से या कि किसानों को चली जाती है बिजली या फर्टिलाइज़र के माध्यम से, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है सोशल सिक्योरिटी से. सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति अगर बूढ़ा है या फिर बेरोजगार है, जैसा भी है, तो भी मैं उसको इतना दे रहा हूँ कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके. तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी वहाँ नहीं पहुँची है. हो सकता है अगले 10 साल 20 साल में वहाँ पहुँच जाए, लेकिन अगले 10-20 साल में अगर वहाँ पहुँचती भी है तो उस पहुँचने का मतलब ही होगा कि उतने विकास के लिए हमने पर्यावरण का, पशुओं का और ज़्यादा नाश कर दिया है. ये जो विकास का रोड रोलर है, जब उस हालत पर पहुँचेगा जहाँ हम सबको यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी दे पाएँ, तो उतने पहुँचने में ही वो और नाश कर चुका होगा. तो वहाँ पहुँचने से पहले अगर ये चीज़ एक तरह से, नहीं, हम कहते हैं कि आपका पैसा
अगर आप पैदा करना चाहते हैं, एक और तरीका है सोचने का, बजाय कि और जगह बनाए और घर बनाए और कुछ बनाए, हम लोग शुरू करें एक तो बच्चे पैदा कम करने, तो उसमें स्पिरिचुअल तरीके से तो वैसे भी कम लोग होंगे। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप डेवलपमेंट समझते हैं जो हमारा पैसा खा रहे, मतलब जिससे हम जितना बढ़ेंगे आगे उतने ही हमारे पैसे कम होंगे। मिसाल, मांस निर्यात। आप जितने स्लॉटर हाउसेस खोलोगे, जितने आप मांस को जॉर्डन को खिलाओगे, मिडिल ईस्ट को खिलाओगे, यूरोप को खिलाओगे, उतना ही आप गरीब होते जाओगे। अब आपसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन हम कमा भी तो रहे हैं मीट एक्सपोर्ट से। ये झूठ है, बिकॉज आपके सारे मालिक विदेशी हैं, सारे के सारे दुबई बेस्ड हैं, सारा पैसा वहाँ जाता है। दूसरा, आप सरकार ने इसको जीएसटी माफ़ किया है, मांस को, मटर को नहीं, मांस को। आपका एक्सपोर्ट भी माफ़ है, कोई भी टैक्सेस उनको देना नहीं पड़ता है। ऑल योर डेवलपमेंट इज़ नॉट डेवलपमेंट एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग मांस निर्यात, अंडा निर्यात, चिकन निर्यात, दूध निर्यात। ये इसको बंद कर दो, 3 साल के अंदर अंदर यू विल सी हाउ आवर हेल्थ विल बी बेटर, our money will be more, everything will settle down, your weather will settle down, your land will be more. इसमें जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट एक हमने कहा कि गाय भैंस बकरे ये सब चर रहे होते हैं और इस तरीके से ये जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करते हैं। उसी में एक जो और डायरेक्ट सॉलिड फैक्ट है वो ये है कि दुनिया भर का जितना भी कल्टिवेटेड एरिया है जिस पर खेती हो रही है वो 70% जानवरों के लिए, जानवरों के लिए। वो इसलिए नहीं है कि हम उसमें से सीधे अन्न खाएंगे या कुछ होगा, वो जानवरों के लिए है। हम जंगलों को सीधे सीधे काट रहे हैं क्योंकि हमको वहाँ पर ग्रेन उगाना है और उस 70% उस क्षेत्र का जहाँ पर हम खेती करते हैं इस्तेमाल ही यही है कि वहाँ कटने वाले जानवरों के लिए अन्न उगाया जाता है, ग्रेन उगाए जाते हैं। अब वो पूरा जो जैसे कि मध्य प्रदेश जिसने 70-80% अपने जंगल काट दिए हैं, हाँ, केवल सोयाबीन उगाने के लिए। हाँ, टुडे every 7th kilo of European meat is fed with Indian सोयाबीन। और ये चीज़ हम आमतौर पर जब बोलते हैं कि ऐसा होता है तो उसमें ये तर्क भी आता है सामने से कि ऐसा अमेरिका में हो रहा है, ऐसा भारत में नहीं हो रहा है। पर हो रहा है भारत में भी। हमने भी अपने जंगल साफ कर रखे हैं ताकि वहाँ पर वो ग्रेन उगाया जा सके जिससे कटने वाले जानवरों को हम बड़ा कर सकें। और आप जब जानवर को काटते हो और उससे 1 किलो मांस लेते हो तो ये जानी बात है कि उस 1 किलो मांस के लिए आपने उसको पहले 10 किलो ग्रेन और 20-30 किलो पानी उसमें लगाया होता है। तो ये इकोनॉमिकली निश्चित रूप से एक नुकसानदेह लॉस मेकिंग काम है कि आप 1 किलो मांस के लिए इतने सारे उसमें रिसोर्सेज इन्वेस्ट करो। लेकिन ये बात सामने आने नहीं दी जाती है और ये बात उनको भी अपील करेगी जिन पर कोई करुणा का, कंपैशन का या अध्यात्म का तर्क काम नहीं करता है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे कोल्ड लॉजिक है। ये तो सबको मानना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, उनको भी सुनना पड़ेगा जिनके लिए बस एक ही भगवान है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो मीट कंजम्पशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी कितना घातक है इस बात की लोगों को खबर लगनी चाहिए। अगली बात, क्लाइमेट चेंज तो हम सब जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कि क्लाइमेट चेंज की इकोनॉमिक कॉस्ट्स क्या हैं। नहीं, और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हाँ, वो है मीथेन। वो मीथेन है और मीथेन आ रहा है नहीं कटने वाले जानवरों से। मैं इस पर आ रहा था कि क्लाइमेट चेंज की इकोनॉमिक कॉस्ट से तो हम सभी परिचित हैं ना। ये जितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इनमें सब बात कर रहे होते हैं कि इतने ट्रिलियन कॉस्ट है, इतने ट्रिलियन कॉस्ट है क्लाइमेट चेंज की और उससे जो नुकसान होगा उससे हमको इतना झेलना पड़ेगा, इतना झेलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम कह देते हैं कि $1 ट्रिलियन कॉस्ट है किसी एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का 30 से 40% कारण
सिर्फ यही है, एनिमल हस्बेंड्री। तो वो जो 1 ट्रिलियन है उसका 30-40% तो तुम सीधे सीधे जो तुम्हारी मांस खाने की लत है उसके ऊपर डालो ना। हिंदुस्तान ने बहुत खूबसूरती से, हिंदुस्तान, चाइना और ब्राज़ील, ये 3 सबसे ज़्यादा दोषी हैं दुनिया में। और हम क्योंकि 3 बड़े बड़े देश हैं और हम सबसे ज़्यादा खरीदारी भी करते हैं दुनिया से और सबसे ज़्यादा बेचते भी हैं दुनिया से, इसीलिए हम लोगों के धौंस चलती है। इसीलिए हम तीनों ने मिल करके, बिलीव इट और नॉट, सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से हमने मीथेन को एक्सक्लूड कर दिया। हम केवल बटर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें कुछ लेना देना नहीं। तो फिर हम लोग कह सकते कि हाय हाय हमारी तो गाड़ियां भी नहीं हैं, हाय हाय हमारे पास तो घर भी नहीं है, हमारे सारे लोग ब्रेड लाइन पर मर रहे हैं। करा तो आप लोगों ने किया। अब वो भी, बिकॉज गिल्ट इज अ वंडरफुल फीलिंग ऑल्सो, इट मेक्स यू फील गुड and also enables you to have compensation. That's right. So what happens is the Americans feel guilty, the Europeans feel guilty, और फिर वो कहते हैं अच्छा थोड़ा सा पैसे ले लो और चुप रह जाओ। लेकिन अगर असलियत पर आ जाते हैं तो हम ये अगर बोल देते कि हाँ हमने किया। 3 चीज़ों से मीथेन होती है, राइस, कोल एंड एनिमल्स। ये तीनों चीज़ें में भरपूर हम लोग दोषी हैं, तो हम बंद कर देंगे। लेकिन हम तैयारी नहीं है उसको डिस्कस भी करने, तो हम सब मरेंगे। सोच ये, बिकॉज वी आर कीपिंग मीथेन ऑफ द टेबल। मैं मिसाल एक बताती हूँ जो हिंदुस्तान अक्सर करता है। एक हम लोग जो सोयाबीन उगाते हैं आचार्य जी, उससे जैसे आपने कहा कि हम पूरे दुनिया को खिला रहे हैं, हम अपने जंगल काट चुके हैं, सब कुछ काटते हुए। लेकिन हमने क्या किया, ये किश्तियों में जाता था सोयाबीन, अब इस तरीके से जाता था, लेकिन ये अनइकोनॉमिकल था। तो किसी अक्लमंद ने बोला कि ऐसे करो, उसको करने के बजाय उसके स्क्वायर्स बना लो और स्क्वायर्स एक के ऊपर एक डाल दो, आप 2 गुना 3 गुना ज़्यादा फिर किश्ती पर डाल सकते हो। लेकिन सोयाबीन को स्क्वायर्स में बना कैसे सकते थे, उनको डब्बा की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज डब्बा इज़ इवन मोर एक्सपेंसिव। तो इनको खून के साथ जोड़ा गया। तो आपका जो सोयाबीन बाहर जाता है, इट गोज़ बाउंड विद द ब्लड फ्रॉम स्लॉटर हाउसेस। अब जब ये पहुंचता है लंदन या यूरोप, ज़्यादातर लंदन जाता था सोयाबीन, वहाँ से और देशों में, तो कौन वहाँ से खून, वो चिपकाने वाला खून को कौन निकाले, पानी से तो निकलेगा नहीं। तो उसको ऐसे ही तोड़ ताड़ करके गायों के सामने रख दिया कि वो खाए। नाउ देयर इज़ ए when animals, any animal including the human, indulges in cannibalism, तो फिर आपके जो प्रोटीन्स हैं, जो दिमाग, जिससे आपका, मान लो ये है आपका पोल तार जिससे आपके मैसेजेस जाते हैं आपके ब्रेन में, वो जो पोल्स हैं वो ऐसे डूबने लगते हैं और इसको फिर बोलते हैं प्रियॉन। इससे कोई मैसेजेस जाते नहीं और फिर आहिस्ते आहिस्ते से आपका ब्रेन पिघलने लगता है। जब आप कैनिबल बनते हैं तो ये पोल प्रियॉन बन जाता है, द प्रोटीन बिकम्स अ प्रियॉन। ये हो गया गायों में, और गायों फिर स्टैगर करने लगे, मरने लगे, और उनको इट वाज डायग्नोज्ड एज क्रोइट्सफेल्ड-याकूब सिंड्रोम, यानी कि मैड काउ डिजीज़। वो मैड काउ डिजीज़ इंसानों में बहुत जल्दी, एक दफ़ा खा लो तो 8 साल के अंदर अंदर कभी ना कभी आपको होने वाला है, और इसका कोई उपाय नहीं है। Now this is what happened to them because of the soybean coming from us. Now what happened? ये रिसर्च ऑक्सफोर्ड ने किया, और ऑक्सफोर्ड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि भैया मैड काउ डिजीज़, जिसकी वजह से इन्होंने बंदूक लेकर के लाखों गायों को मारा, वो आई है हिंदुस्तान के सोयाबीन से। अब हम लोग इस पर कूद पड़े और हमने कहा कि अगर ये बोलोगे तो हमारा पूरा आपके साथ जो आयात निर्यात है वो हम बंद कर देंगे। अब वो भी घबरा गए, छोटा मोटा सा देश है, सब कुछ उनका हमारे से आता है, खाना पीना कपड़े जो भी है अंग्रेज़ों के ज़माने से। तो दे बैक्ड ऑफ, एंड OIE विच इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर एनिमल हेल्थ, उनसे उन्होंने अनाउंस करवा दिया कि सारे देशों में
मैड काउ डिजीज़ है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। आज तक ये स्टैंड है कि हिंदुस्तान में मैड काउ डिजीज़ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जो लोगों को हुआ था ये अपने आप से हुआ या हमें नहीं मालूम कैसे हुआ। अब हमारा एक डोनर था देहरादून में, वो भी जैन था और उसको अचानक से वो गिराने लगा, चल नहीं पाता था, अन्य चीज़ें होने लगी। उसको बॉम्बे ले गए। ये अब की बात है, 10 साल के अंदर की बात है। आई थिंक इट वाज 6 years ago। उसमें दे डायग्नोज्ड, दे सेंट द ब्लड टू अटलांटा, जहाँ एक सेंटर है मैड काउ डिजीज़ के लिए, और वहाँ पता चला कि इसको मैड काउ की डिजीज़ है। अब उसकी बीवी बोले कि हम तो जी वेजिटेरियन हैं, हम वेजिटेरियन हैं। पता चला कि ये जनाब जाते थे ढाबा में और मांस खा करके आते थे। मैंने सरकार को उस समय चिट्ठी लिखी कि भैया अकेले गाय तो ये नहीं खा पाता ना, बहुत लोगों ने खाया होगा और एक गाय तो इस अकेले बंदे ने तो नहीं खाया। तो जहाँ से भी मांस लाए, इन्वेस्टिगेशन करिए कि कौन से हर्ड से आया, कौन कौन पाल रहा है, किधर से कटा है, बिकॉज इफ़ वन पर्सन हैज़ गॉट इट, भगवान जाने कितनों को है। हम हिंदुस्तान में इसको बोलते हैं अल्जाइमर्स। तो आपकी एकदम से सबको अल्जाइमर्स हो रहा है, लेकिन मैड काउ नहीं है। चाहे आपके सिम्टम्स अल्जाइमर्स के नहीं हैं और मैड काउ के हैं, फिर भी इट्स एडवांस्ड अल्जाइमर्स, इट्स एडवांस्ड पार्किंसंस। हमने बहुत नाम उसको दिए हैं, असल में नाम है मैड काउ, और जो किसी ने नहीं देखा, बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग आवरसेल्व्स टू रिकग्नाइज इट। तो हम लोग नेशनली और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा धौंस जमाते हैं चीज़ों को छुपाने के लिए। मिसाल, हमारे दूध में ब्रूसिलोसिस है। प्रैक्टिकली एवरी टाइम यू ड्रिंक मिल्क यू आर ड्रिंकिंग ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस आपके शरीर के अंदर ट्यूबरक्यूलोसिस बनता है। आप देखें जो स्पाइरल है ब्रूसिलोसिस के बढ़ने का और स्पाइरल ट्यूबरक्यूलोसिस का, वो आइडेंटिकल है। जितना दूध पिएंगे उतना ही टीबी बढ़ेगा। लेकिन हम इस पर बिल्कुल नहीं कोई रिसर्च करेंगे, क्योंकि दूध पीना तो हमारा धर्म है। कृष्णा पीते थे, तो हम क्यों नहीं? So we need to stop fooling ourselves. The Indian government fools itself and tries to hide figures. Every government fools themselves, but we more than most. ये जो टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है, एक तो यही कि जैसे जो आप बातें बोल रही हैं, ये बहुत बहुत कम लोगों को पता होंगी, इसमें से कुछ बातें मुझे भी नहीं पता थी। एक तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि भाई अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल वेलफेयर में भी यकीन करते हो तो देखो कि इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी हाई है ये तुम्हारे मीट कंजम्पशन की। उसमें तुम क्रूएल्टी वगैरह बीच में मत भी लाओ। तुम्हें नहीं सोचना है कि क्रूएल्टी बुरी चीज़ है, मत सोचो, तुम्हें इकोनॉमिक्स सोचनी है ना। तो देखो कि ये जो तुम्हारी डाइटरी हैबिट्स हैं ये कितनी पुअर इकोनॉमिक्स हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और जो लोग उससे आगे समझने को तैयार हों, जिनके पास थोड़ी संवेदना हो, उन तक वो पक्ष भी लाया जाना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम्हारा जानवरों से रिश्ता क्या है और उनके साथ जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हें पता भी है। और वो जितना आप उनको साथ करोगे फिर वो आपके साथ करेंगे। फर्स्ट यू ईट द काउ देन द काउ ईट्स यू। यही होना, सृष्टि यही करती। फर्स्ट यू बी मीन टू हर देन शी इज मीन टू यू राइट बैक। नहीं तो हो नहीं सकता ना कि जितनी आज मानसिक बीमारियां हैं और जितना हम आज दुख में हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के बावजूद, उसकी कोई तो वजह होगी। कुछ तो हम ऐसा कर रहे हैं ना कि इतना पैसा है आज आम आदमी के पास दुनिया में, जितनी प्रॉस्पेरिटी है, जितनी समृद्धि है, उतनी इतिहास में कभी भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी हमारे चेहरे कैसे हैं, गरीबी कितनी है। हाँ, पर मैं पर कैपिटा बात कर रहा हूँ कि आज हम जितने प्रॉस्पेरस हैं उतने हम कभी नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी मानसिक तल पर हम जितने दुखी हैं, शायद इतने दुखी भी हम कभी नहीं थे। बट इफ़ वी कैन चेंज आवरसेल्व्स फ्रॉम टू हैव इंस्टेड ऑफ एंड टू बी, फिर हम खुश भी होंगे, दुनिया भी जिएगी, हम भी जिएंगे, और हम उतने ही खुशी से रहेंगे जितना टू हैव के साथ हम सोचते हैं कि हम खुश हैं।
लेकिन इसके लिए लोगों को ये प्रमाणित करके दिखाना होगा ना, कुछ ऐसे रोल मॉडल्स निकल करके आने चाहिए जो बीइंग में जी रहे हैं, जो बीइंग में जी रहे हैं। सर मैं ये कहती हूँ कि हमारे दिल के अंदर अगर आप झांक लें तो हम अब हिंदुस्तान में किसको हम लोग इज्जत देते हैं? हम कोई अमीर को इज्जत नहीं देते, उसके सामने झुकेंगे। वी नो दैट टू बी इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू हैव। बदल गया ना, जब तक अभी वैसे नहीं, बहुत अभी बदल नहीं। गया, बहुत बदल गया। देखिए जब तक हम वैसे थे ना कि जब हमारे लिए सड़क पर चलता नंगा साधु जो सबसे बड़ा सेठ होता था, उससे ज़्यादा सम्माननीय था, तब तक हम इतने ज़्यादा हिंसक भी नहीं थे। आज आपको साधु नज़र कहाँ आता है सड़क पर? और आज तो आध्यात्मिक होने का मतलब हो गया है कि आपको और गालियाँ पड़ेंगी, सीधे सीधे फ्रॉड माना जाएगा। आज का तो रोल मॉडल, आज का तो मैं कहूँगा आज का तो महात्मा ही बिलियनियर है और उसको ही हमने आदर्श बना लिया है, वही हमारा सेलिब्रिटी है, उसी की लिखी हम किताबें पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अभी भी तो हम भागते हैं गुरुओं के पीछे। उससे ज़्यादा हम भागते हैं पैसे के पीछे, क्योंकि गुरु भी भाग रहा है पैसे के पीछे। तो आप गुरु के पास भी जा रहे हो तो वो गुरु नहीं है। पर उसके अलावा दूसरे तरह के गुरु हैं कहाँ पर? हमें कुछ बहुत बहुत प्रामाणिक, इररिफ्यूटेबल, जिनके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सके और जो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, हमें ऐसे रोल मॉडल्स चाहिए जो ये दिखा सकें कि बीइंग पहले अगर आती है तो हैविंग बहुत बड़ा सरदर्द नहीं रह जाता। ये एक जीने का तरीका है, ये जब सामने आएगा ना तो जो हमारी भोग की लिप्सा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और पैसा आया नहीं कि मुझे और एक हार्टलेस और इनसेंसिटिव, क्रूर और ब्लडीड लाइफस्टाइल जीनी है, वो फिर हमारी चीज़ थोड़ी पीछे चली जाएगी। इसमें मैं समझता हूँ नई पीढ़ी का जो अब किरदार होगा वो बड़ा अहम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। भारत जवान देश है, इन्हीं की तादाद सबसे ज़्यादा है और अभी 15-20 साल तक भारत की औसत आयु कम ही होती रहनी है। अगर इन तक ये संदेश जा सके, देयर इज़ एन अल्टरनेट वे टू बी एंड टू बी हैप्पी एंड स्टिल बी जॉयफुल। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बात फिल्म दिखा रही, मीडिया दिखा रहा है, या आपका घर परिवार भी दिखा रहा है, आप उसी पर चलो। अगर इनको किसी तरीके से ये बात समझ में आ सके तो ही ये बच पाएंगे, पृथ्वी बच पाएगी, प्रकृति बच पाएगी और ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव, ये सब बच पाएंगे। और अगर इनका मन ऐसा बन गया कि साहब हम तो दुनिया में आए हैं हैविंग के लिए, एंड हैव व्हाट, हैव प्लेजर, हैव फन, हैव प्रॉपर्टी, हैव दिस, हैव दैट, हैव व्हाटएवर, हैव चिल्ड्रन, तो अगर इनका ये मन बन गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद है। बहुत ज़रूरी है इनके साथ काम करने की, एक क्रांति ही चाहिए, और वो एक कॉम्पोजिट, एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्रांति होगी, इस अर्थ में कि उसका संबंध सिर्फ मांस खाने से नहीं हो सकता, उसका संबंध जीवन के हर पहलू से होगा। ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल होगा कि एक आदमी ऐसा हो जो हर तरीके से भ्रष्ट है, हर तरीके से उसके विचार बिल्कुल नर्क के हैं, लेकिन उसके बाद भी वो वीगन है। और ऐसे अगर कुछ लोग हुए भी तो पहली बात वीगनिज्म दूर तक जाएगा नहीं, दूसरी बात ये लोग वीगनिज्म के लिए बड़े बुरे प्रचारक होंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके का, मन का और व्यक्तित्व का अभी हमको बदलाव चाहिए, जिसमें बंदा ही ऐसा निकल करके आए कि उसके लिए असंभव हो जाए मांस खाना या क्रूरता करना या कोई भी बेवकूफ़ी का काम करना। ये सिर्फ आध्यात्मिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से भी तो मूर्खता का काम है ना। मांस खाना, डेयरी खाना, ये एक नई पौधे चाहिए, एक पूरे नए तरीके का जवान इंसान चाहिए। हम उसी को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही कल का वोटर भी बनेगा, वही कल पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस करेगा। असल में हम लोग का जो सबसे बाधा जो बन रहा है वो ये है कि हम लोग कल की बात करते हैं। यू नो, इवन व्हेन यू हैव दीज कॉन्फ्रेंसेस, दे टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज ऐसे करेगा, करेगा, करेगा। ये करेगा नहीं है, कर रहा है, कर चुका है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इसलिए जवान आदमी के साथ डील करना जरूरी, क्योंकि वो बच्चा आज पैदा करने जा रहा है। That's right. वो कल नहीं करेगा, वो आज कल परसों किसी भी दिन वो बच्चा पैदा कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनसे बात की जाए, क्योंकि अगर किसी जो बड़े हैं अभी, हाँ, जो ये जवान लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर हम जनसंख्या वृद्धि को ही रोक सकें, हाँ, तो वही
कंपैशन का सबसे बड़ा एक कदम होगा। Absolutely. हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि टुडे टू बी कंपैशनेट इज टू बियर आइदर नो चिल्ड्रन और वेरी फ्यू, वन एट मोस्ट। तो इन लोगों के साथ वो काम करना ज़रूरी है। केवल एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि अगर आप एक इंसान दिखाइए जिसने अपनी ज़िंदगी खुशी से जी हो, चाहे अंबानी हो चाहे कोई भी हो, अगर आप खुश नहीं रह सकते तो जो बच्चा पैदा आप कर रहे हैं, कौन सी उम्मीदों के साथ आप पैदा कर रहे हैं? क्या वो खुश रहेगा? नहीं, तो आप और दुख में पैदा कर रहे हो। लेकिन मैम ये चीज़ कहीं से निकल कर नहीं आती कि जिसके पास पैसा है या जिसके पास सत्ता है वो आदमी दुखी है। लगता नहीं है। नहीं, आप पार्लियामेंट के सारे लोगों को देखिए जब आप कैमरा चलाएंगे, नहीं, एक से एक बढ़ करके। देखिए सारा खेल पीआर का है। आप इनसाइडर हैं इसलिए आप जानती हैं कि वहाँ कितना दुख है, आप ये तक जानती हैं कि वहाँ लोग इविल हैं, लेकिन मीडिया ये सब तो कम उम्र के लोग हैं ना, और कच्चा दिमाग होता है, गलेबल होते हैं। मीडिया इनके सामने वही टू हैव टू बी, वो सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट में पहुंचे हो तो टू हैव एन एमपी बहुत बड़ी चीज होगी। जो आप लोग जानते नहीं कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। जो पूरा पीआर प्रोपेगेंडा है वो ये बताता है कि अगर आपने $1 मिलियन कमा लिए हैं या अगर आपके हाथ में सत्ता आ गई है तो आप स्वर्ग में रह रहे हो। उसको बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये निकल करके आए कि हम एक अलग तरीके से जी रहे हैं लेकिन हम आनंदित हैं और सफल हैं, और हम ही आनंदित हैं, हम ही सफल हैं। और ये हम खुले खड़े होकर के घोषणा करते हैं कि हमने जो जीवन में कदम लिया है और स्टैंड लिया है, हम उसके साथ बहुत बहुत खुश हैं। नहीं तो सारी भीड़ उधर ही जाएगी। कि हमने देखा है कि बहुत लोग जो जीवन छोड़ करके एक चीज़ पर लग जाते हैं, जैसे कि राजेंद्र सिंह ने पानी के ऊपर बहुत मेहनत की, वो खुश है, लेकिन सरकार ने उसको जेल में डाला है, उसकी मारा पीटी भी की है, वो कई दफ़ा उसका सिर टूटा है। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी को खुश देखना भी इंसान को चिढ़ आ जाती है। यू नो, आप लोग पार्टी में जाएंगे, अगर आप बोलते हैं कि आप शराब नहीं पीते हैं तो कहेंगे क्या किस किस्म के लोग, भाई थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो। अगर हम कहें, जैसे मैं अलाउ नहीं करती हूँ कि मैं अगर बाहर जाऊँगी तो कोई भी मांस खाएगा, कोई भी नहीं, या तो आप मुझे मत बुलाइए या तो सब लोग शाकाहारी बने। उस समय लोग कहेंगे क्या घास फूस। नो, लेकिन गर्व से अगर हम बोले कि हम खुश हैं चीज़ें छोड़ करके, गर्व से हम बोले कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, हम मांस नहीं खा रहे हैं, हम चीज़ें नहीं मांग रहे हैं। वी वुड रादर बी देन हैव। आप रातों रात खुश भी हो सकते हैं। शुरू में एक चिढ़ होगी आपके साथ, जैसे वीगनिज्म के साथ, जो असली वीगन है उनके साथ बहुत चिढ़ है। यू नो, यू सी द नंबर ऑफ जोक्स दैट आर ऑन वीगन्स, बहुत भयानक है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी खुशी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कल्चर को बदलना होगा और थोड़ा चढ़कर खेलना होगा। ट्रू हैप्पीनेस हैज टू बी रिक्लेम्ड बाय दोज who deserve it very arrogantly and very, if not arrogantly but at least powerfully, very powerfully गर्व से, जिसको बोलते हैं गर्व के साथ, गरिमा के साथ हमको उस चीज को रिक्लेम करना होगा और खुल के चढ़ के बहुत जोर से दहाड़ के घोषणा करनी होगी कि देखो आनंद का अधिकार हमको है और हम प्रसन्न हैं और तुम जो ये अपनी खुशी की डुगडुगी बजा रहे हो ये खोखली है, ये तुम्हारे चेहरे पर भी लिखा है और तथ्यों से भी प्रमाणित किया जा सकता है, इकोनॉमिक्स से भी प्रमाणित किया जा सकता है, अध्यात्म से तो प्रमाणित होता ही होता है, सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे जीवन से प्रमाणित होता है कि तुम खुश नहीं हो। तो कल्चर में जो लोग फिलहाल रोल मॉडल बनकर बैठे हैं इनको नीचे लाना पड़ेगा। उनको नीचे नहीं ला सकते तो हमें उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। That's right. है ना, हम ये नहीं दिखा सकते कि हम परेशान हैं या हम तड़प रहे हैं, या हम अगर परेशान हैं भी, हम अगर संघर्ष में हैं भी, तो हम इस संघर्ष के बीच भी राजा हैं। नहीं, और संघर्ष से कोई दुखी नहीं होता। मेरी पूरी जिंदगी चली गई संघर्ष में। आप हमारा सर फोड़ दो, आप हमको जेल में डाल दो, लेकिन हम उसके बीच भी अपनी गरिमा रखे रहेंगे और हमारी आंखों में जो तेज होगा, जो जॉय होगा, वो तुमको कभी नसीब नहीं होने वाला, क्योंकि तुम जीवन ही गलत जी रहे हो। ये पूरी जो लड़ाई है वो इस वक्त सही और गलत के बीच में है और एक बड़ी व्यापक लड़ाई चल रही है, कुरुक्षेत्री है ये पूरा।
और पशुओं को अगर हमको बचाना है तो उसमें एक तरफ तो नीति संबंधी उपाय हैं और वो चीज़ें जो हमको तुरंत ज़मीन पर करनी है, और दूसरी तरफ जो हमें इंसान का मन ही बदलना है वो करना होगा। नहीं तो क्या होगा ना, वही पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली चीज़ हो जाएगी। मैं कितने ही वीगन्स को जानता हूँ जो 10 साल से वीगन है और पिछले 10 साल में 3 बच्चे पैदा कर दिए हैं। ये कौन सा वीगनिज्म है? नहीं, वो वीगनिज्म बहुत अजीब है, मैं उसके बारे में बहुत लिखती भी हूँ कि इट्स जस्ट एन अल्टरनेटिव शॉपिंग टेक्निक। आप कह दो मुझे वीगन लिपस्टिक चाहिए, मुझे वीगन 10 कपड़े और ख़रीदने हैं जो वीगन है, ऑर्गेनिक है, मुझे वीगन हैमबर्गर चाहिए मैकडोनल्ड्स जा कर के। तो ये क्या वीगनिज्म हुआ? दिस इज़ जस्ट अ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपको लिपस्टिक किस लिए चाहिए? आपको हैमबर्गर किस लिए चाहिए? आपको 10 बच्चे किस लिए चाहिए? आप हर वक्त पूरे दिन अपने आप को वीगन बोलेंगे, लेकिन ढूंढने जाते हैं कि क्या खाएंगे जो वीगन है। क्यों भाई? दाल रोटी खा लो। सो इट बिकम्स a very खोखला thing, you know, and now because the market adjusts itself very quickly, सारे कंपनीज का एक वीगन विंग है। मिसाल बॉडी शॉप अपने आप को एक नॉन क्या बोलते हैं, हम जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते वो नहीं करते अपने आप को, तो बहुत सारे वीगन वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जो मालिक है बॉडी शॉप का वो लॉरियल है, जो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करती है दुनिया में। और ये एक इसका ये छोटा सा जैसे बिल्ली निकालती है कुछ चूहे को ट्रैप करने के लिए, वही चीज़ है। सो द आइडिया ऑफ वीगनिज्म इज छोड़ो। ये जो त्याग है ना, रिनंसिएशन, या कहिए कि निष्कामता, कि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो असली चीज़ है वो ऐसे मिलने की नहीं, ऐसे नहीं मिलती, इसलिए नहीं चाहिए। ये एक पूरे तरीके से स्पिरिचुअल वैल्यू है और ये भारत में हमेशा रही है। त्याग असल में कई बार कहा करता हूँ कि अध्यात्म का मतलब ही है कि जो बेकार की चीज़ है, कचड़ा है, नुकसान देगा, उसको छोड़ दो। यही पूरी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का और कोई अर्थ ही नहीं होता। क्यों उसको पकड़ करके बैठे हो जो तुम्हें नुकसान देगा? क्यों उसको पकड़ करके बैठे हो जो तुम नहीं हो? एक झूठी पहचान या झूठे विचार, झूठी मान्यताएं, झूठे संबंध, इनको पकड़ करके क्यों बैठे हो? वही जो झूठी चीज़ हम पकड़ करके बैठते हैं अध्यात्म में, उसी को अहंकार बोलते हैं, कि जो तुम्हारा है नहीं पर तुमने उसको बहुत ज़रूरी मान लिया, तुम पकड़ के बैठे हो। त्याग कैसे हो पाएगा अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आगे नहीं बढ़ रही हैं? पुराने तरीके से ना आगे बढ़ें, नए तरीके से आगे बढ़ें, आज की भाषा में आगे बढ़ें, आज के उपायों से आगे बढ़ें। लेकिन घूम फिर कर बात यहीं पे आ जाती है कि आप कैसे जो उसका मांस है, उसका स्वाद, या जो अपनी इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस में भी तो एक स्वाद होता है ना, एक मज़ा होता है, ब्लिस होती है इग्नोरेंस में भी, आप उसको कैसे त्याग दोगे अगर आपको त्यागने का प्रशिक्षण ही नहीं मिला है? और ये चीज़ बचपन से होनी ज़रूरी है। बचपन में नहीं हुई है तो कम से कम 20-25 साल के जब हो जाओ तभी ये पता चले। वो भी ना हो पाए तो इतना तो हो जाए कि आपके लिए त्याग एक खौफनाक शब्द ना रह जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और जवान पीढ़ी में ख़ास तौर पे, जिनको अगर बोल दिया जाए छोड़ो तो उनको लगता है उनकी ज़िंदगी से ही कुछ घट गया। ज़िंदगी से नहीं, जैसे उनकी हस्ती से ही कुछ छीन लिया गया, वो कम हो गए, वो उनके दिल में सुराख हो गया क्योंकि कह दिया गया कि त्याग कर दो। जो त्याग नहीं सकता वो तो यही करेगा कि जिधर से भी नोच खसोट सकता है, मार सकता है, किसी का खून पी सकता है, वो ये सब कुछ करेगा। जहाँ कहीं भी उसको लगेगा कि प्लेजर की थोड़ी भी संभावना है, वो वहाँ पर अपना दांत गड़ा ही देगा। वी नीड अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। हम हिंसक तो हमेशा से थे, अपने बड़े उसको काव्यात्मक और नाटकीय तरीके से कहा कि इंसान जब पैदा ही हुआ था तभी उससे पूछा गया कि भाई तेरे पास 2 विकल्प हैं, या तो आत्मा की तरह जी सकता है बी, या अहंकार की तरह जी सकता है हैव। लेकिन इतिहास की धारा में तब से लेकर के आज तक ये जो राक्षस रहा है मनुष्य के रूप में, इसके पास उतनी ताकत नहीं रही है, तो ये उतना नाश नहीं कर पाया है जितना आज कर रहा है। भाई पहले भी लोग मांस खाते थे, पर ये तो नहीं कर पाते थे ना कि भारत में काट करके पानी के जहाज़ पर लाद करके वो उसको वियतनाम या ब्राज़ील या यूरोप शिप कर रहे हो। आज आप वो सब कुछ कर सकते हो, इसीलिए आपकी विध्वंस की ताकत अनंत गुना हो गई है। ये इस बंदे को बदलना पड़ेगा। ये बंदा नहीं बदलेगा तो कुछ होगा नहीं। ये बंदा जानवर को खा रहा है, ये अपने आप को खा रहा है,
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये फ्लैश ईटर नहीं है, ये कैनिबल है वास्तव में, ये नरभक्षी है। ये नरभक्षी है, हम खुद को ही खा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। सांप वगैरह कई बार जब पागल हो जाते हैं तो वो अपनी ही पूंछ अपने मुंह में रख करके खाना शुरू कर देते हैं और उसको पता भी नहीं चलता वो खुद को ही खा रहा है। वो अपनी ही पूंछ को अपने पेट में डालता रहता है और उसको उसमें स्वाद आ रहा होता है और फिर वो मर जाता है थोड़ी देर में। हम वैसे हो गए हैं, हम जानवर ही नहीं हो गए हैं, हम पागल जानवर हो गए हैं। तो वो एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है और वो तभी होगा जब जो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो डर छोड़ें, घबराना छोड़ें, शर्म छोड़ें और बहुत बुलंद तरीके से खड़े हो जाएं। बहुत शर्म किस बात की? जो आदमी पीता है या मांस खाता है उसको शर्माना चाहिए, हमें शर्माना चाहिए। कोई चीज़ छोड़ने से क्या शर्म हुई? आपने एक शब्द इस्तेमाल करा था कि यू नीड टू डिक्लेयर योर सेल्फ एरोगेंटली। उसमें भाव क्या था मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और आप खुद उस चीज़ का सजीव प्रमाण है। तुम जो हो उसको अभिव्यक्त करो ना। किसी को बुरा लगता है तो लगे, कोई कोर्ट केस करता है तो करे। आप अच्छे भी बन के रहोगे, लोग तो तब भी कोर्ट केस कर देंगे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है? प्रमाण तो केवल इतना है, हाउ मच सफरिंग डू यू कॉज, दैट्स इट। If you do not cause, if you minimize the suffering you cause on the earth, आप अच्छे हैं comparatively। अच्छा तो कोई हो नहीं सकता है। तो आप प्रमाणों का के ऊपर जाइए ना। दूसरा ये है कि आपके नापदंड क्या है, कौन अच्छा है। जो अच्छा वो है जो आपसे मिठास से बोले और मिठास से बोलने के बाद आपको आपकी पूरी दुनिया तबाह कर दे। क्या वो अच्छा है? या वो बुरा है जो, या वो अच्छा है जो आपको साफ साफ बात करे या ना भी बात करे लेकिन आपकी रक्षा करे और हर तरीके से अपनी जीवन को आगे करके, निछावर करके तब जा कर के अच्छाई करे। जो अपने हर होप्स एंड ड्रीम्स को क्रश करके एक ऐसे पाथ पर चले जिसमें से सबकी भला है। कौन अच्छा है? हमको अपने तुलने के भी तरीके, मापदंड बदलने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। रिस्पेक्ट एंड गुडनेस, रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ लाइफ एंड सेकेंडली व्हाट इज गुडनेस, कौन, हु इज गुड एंड हु इज बैड, इज देयर गुड एंड बैड, हु इज कंपैरेटिवली बेटर, हु इज नॉट, कौन है धरती का दुश्मन, you know, धरती का बोझ as I call them, you know, and who is not. That is all you have to evaluate people. Don't evaluate people by saying वो अच्छे बोलते हैं, वो भाषण अच्छा देते हैं, वो नौटंकी अच्छा करते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत है। बुरे लोगों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। हाँ, बिकॉज जो अच्छा होता है वो पूरे दिन अपने आप को टटोलता है। क्या मैंने ये ठीक किया, नहीं ठीक किया, मुझे ऐसे करना चाहिए और था। कुछ ना कुछ उसको गलत मिलता है हमेशा। तो हमेशा। वो अपने आत्मसंदेह में रहता है और अपनी एक विनम्रता में रहता है, उसमें एक ह्यूमिलिटी होती है। और जो ये बेवकूफ़ आदमी है, इग्नोरेंट है, इसीलिए वायलेंट है, इसमें कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा होता है, कूट के, और एकदम ये छाती तान के खड़ा हो जाता है। और जो अच्छा आदमी है वो दब जाता है। अभी समय आ गया है कि जो अच्छा आदमी है वो अपने आत्मसंदेह को साथ रख के भी, अपनी विनम्रता को साथ रख के भी एक मिशन के कारण अपने आप को डिक्लेयर करे। आप सफल हो या नहीं उसका निर्धारण उनके मापदंड से नहीं हो सकता। हाँ, that's right। उन्होंने जो यार्डस्टिक, जो बेंचमार्क निर्धारित करे हैं कि आप इस बेंचमार्क पर अगर इतने हो तो हम आपको सफल मानेंगे, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते साहब। हम कितने ठीक हैं, हम कितने पानी में हैं, हम जानते हैं, हम जानेंगे और हमारे बेंचमार्क्स अलग होंगे। ये तो ऐसी सी बात है कि कोई दूसरा जीव हो जिसका शारीरिक तापमान 110 रहता हो हमेशा और हमारा रहना होता है 98, और हम उसका थर्मोमीटर लेके अपना नाप रहे हैं और हमें लगातार ये लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, मैं ठंडा पड़ रहा हूँ, मैं ठंडा पड़ रहा हूँ। उसकी ज़िंदगी ज़्यादा गर्म है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा मज़ेदार है, मैं ठंडा पड़ रहा हूँ। वो होंगे जैसे होंगे। मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे आगे क्या करना है, मैं कितना सफल हुआ, मुझे अभी और किस तरीके से बेहतर बनना है, वो मैं खुद नापूंगा। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं ना तो हमने कल्चर को ऐसों के हाथ में दे दिया है जो बिल्कुल राक्षस हैं।
और उनको अगर हम कल्चर का ठेकेदार बनाए रहेंगे तो देर सवेर फिर हमें भी उन जैसा बन जाना पड़ेगा, और उनके ऐसा हम नहीं भी बनेंगे तो हम दबे दबे जिएंगे। हम कम से कम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जीत नहीं पाएंगे। दबे दबे कोई लड़ाई जीती नहीं जाती है। मैम, मेरे पास कुछ सवाल थे जो मैं चाहता था आपसे पूछूं। उसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि जिस टाइम पे आप एनिमल वेलफेयर मिनिस्ट्री के हेड बने थे या मिनिस्टर बने थे, उस टाइम पे इंडिया में तो था ही नहीं ऐसा कोई डिपार्टमेंट, दुनिया में कहीं नहीं था। तो मैं चाहता था आपसे पूछूं कि उस टाइम पे इस चीज़ को मेन स्ट्रीम में लाना आपके लिए मतलब कितना डिफ़िकल्ट था? असल में ये मेरे लिए मैंने नहीं किया था, मैंने मांगा था, लेकिन करने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये उन्होंने मुझे दे दिया क्योंकि मैंने कहा कि आप मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन इससे ये मुझे चाहिए, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। तो उन्होंने मुझे मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिया। वो एक सोचने वाले इंसान थे। बहुत लोग मंत्री बनाते हैं उनको दबाने के लिए, और वो मंत्री ऐसे बनाएंगे कि जो सबसे ज़ीरो होंगे अपने महकमे में। नॉर्मली द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज मेक्स पीपल हु आर होपलेस एट दैट जॉब्स, ताकि अंधों में काना राजा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नहीं थे, तो उन्होंने ये मेरे लिए मिनिस्ट्री मुझे दे दी, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बस ये है कि मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से बहुत चीज़ें मैं नहीं कर पाई, शायद मेरी अपनी कमज़ोरी थी, या ऑल्सो लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। मगर उस समय जितना कर सकती थी, द रेड एंड ग्रीन डॉट एंड मैनी अदर थिंग्स, वो उस समय हुआ। लेकिन अब तो वो मंत्रालय नहीं है, वो ख़त्म हो गया। वो आते ही अगले कदम उन्होंने पहले जोड़ दिया इन्वायरमेंट के साथ, फिर उसके साथ जोड़ दिया अब एनिमल हस्बेंड्री में है। तो एक तरफ से आप उसको हेलो हेलो बोले और दूसरी तरफ से उसको काटो, उसी मंत्रालय करती है। एक प्रश्न आचार्य जी आपके लिए था, जैसे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धर्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी किसी फॉर्म का वीगनिज्म हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? देखो, विशुद्ध अध्यात्म को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कुछ भी बोलने की कि क्या खाओ और क्या ना खाओ, क्योंकि ये बात इतनी स्पष्ट है, इतनी जाहिर है कि इसमें वो बोले भी क्या। तुम वेदांत अगर लोगे तो उसमें तुम्हें शायद ही कोई श्लोक मिले, है ही नहीं, जो तुमको ये बता रहा होगा कि मांस खाना बुरा है या पशु से किसी तरह का भोज्य पदार्थ बनाना बुरा है। वेदांत इस तरह कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऋषियों को पूरा विश्वास है कि अगर तुमको वेदांत का वो भी समझ में आया है, तुमको अभी आरंभिक सूत्र भी अगर समझ में आ गए हैं, तो तुमको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई जानवर तुम्हारे भोजन के लिए या मनोरंजन के लिए या उपयोग के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये अगर पूछोगे कि कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, तो ये बात भी बहुत मायने नहीं रखती कि पशुओं के बारे में आप मुझे बताइए, अगर तुम ऐसा प्रश्न करो, आप मुझे बताइए कि कौन सी विशिष्ट श्लोक संख्या है किस ग्रंथ में, मैं वो बता भी सकता हूँ, लेकिन वो बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि पूरे अध्यात्म का जो मर्म है, जो गर्भ है, जहाँ से सब कुछ निकलता है, वेदांत है। वो इसकी बात करना भी ज़रूरी नहीं समझता, और बात करना ज़रूरी इसलिए नहीं समझता क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है। जो चीज़ पता ही होती है आप उसकी तो बात नहीं करते ना। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप उसको बोलते हो पानी लीजिए, अच्छा चाय लीजिए, अच्छा फल लीजिए, आप उसको थोड़ी बोलते हो सांस लीजिए, क्योंकि ये कोई कहने की बात है, ये तो समझने की बात है। सांस तो आप लोग ही लोग हैं, हम आए हैं। तो आपने अपने किसी भी प्रेमी जन को या सम्मानित जन को कभी नहीं बोला होगा प्लीज़ सांस लेते रहिएगा, ऐसे तो नहीं बोलते। तो वैसे ही वेदांत कहीं नहीं बोलता कि पशु हत्या मत करो। ठीक है, अभी अगर स्थिति ये है कि दुनिया के 99% लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि साहब ये गलत काम है, मत करो मत करो। क्यों मत करो? इससे क्लाइमेट चेंज होता है, इससे इकोनॉमिक लॉस होता है, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, ये इसमें क्रूएलिटी है, इसमें ये है वो है। 50 तरीके के तर्क देने पड़ते हैं ना हम लोगों को। हम लोग रोज़ यही तो कर रहे हैं, इतने तर्कों से लोगों को समझाना पड़ता है। इतने तर्कों से अगर लोगों को समझाना पड़ रहा है, इसका मतलब यही है कि वो अध्यात्म के तल पर बिल्कुल शून्य है। थोड़ा भी अगर आते होते तो उन्हें कुछ आगे की बात समझानी पड़ती,
उन्हें ये बिल्कुल आरंभिक बात नहीं समझानी पड़ती, ये बिल्कुल आरंभिक बात है, ये ककहरा है, ये ABCD है। ये भी अगर बताना पड़ रहा है तो माने दुनिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ख़राब है। ये ऐसी सी बात है कि आप किसी को गाड़ी दिखाओ और आपको उसको बताना पड़े कि वो वाला पेडल है ना, उसको एक्सीलरेटर बोलते हैं। किसी को नई गाड़ी दिखाओ तो हो सकता है आपको कुछ बातें उसे बतानी पड़े, उदाहरण के लिए ये कि साहब इसमें वाइपर बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ है, या इंडिकेटर इधर है। ये सब चीज़ें कई बार बतानी पड़ जाती हैं, या कुछ और चीज़ें होती हैं जो हो सकता है आपको किसी को भी गाड़ी में बतानी पड़े। लेकिन अगर आपको ये बताना पड़ रहा है कि गाड़ी आगे तब बढ़ती है जब एक्सीलरेटर दबाया जाता है, तो इसका मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। या उससे भी गए गुजरे कि ये गाड़ी है। उससे भी गया गुजरा, तुम इंसान हो, राक्षस नहीं। वो गाड़ी है और तुम इंसान हो। तुम गाड़ी नहीं हो, तुम मैकेनिकल नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम्हारे पास चेतना है। असल में लड़ाई ना जीती शायद इसलिए भी नहीं जा सकती, या मुश्किल है जीतना, क्योंकि ये लड़ाई वास्तव में अपने ही खिलाफ है। हाँ। दूसरे बंदे में जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो हम सबकी साझी ही तो है। हम सभी जानवर हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो सड़क पर जानवर है, निरीह मासूम पशु है, वो बिल्कुल वैसा जैसे प्रकृति ने उसको बना दिया है। इंसान अकेला है जिसको चेतना मिल गई है, जो चुनाव कर सकती है, और उसकी वो चेतना है भ्रष्ट। तो जब तक वो जो भीतरी जानवर है हम उसको ठीक नहीं करते, ये लड़ाई रहेगी तो मुश्किल ही। लेकिन फिर भी जितने भी दिन हैं जीने के लिए, उसमें इस लड़ाई को लड़ते हुए जीने में एक सुकून है, एक आनंद है। हार जीत होगी या नहीं होगी पता नहीं, निष्काम युद्ध करना है। जो अर्जुन को कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, हारोगे या नहीं जीतोगे वो तुम छोड़ दो, वो बात की बात है। लेकिन तुम पीठ नहीं दिखा सकते यहाँ से। हार जीत से तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, तुम्हारा काम है लड़ना। तुम लड़ो, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी जीना तो है ही, कुछ ना कुछ तो करना ही है। और इस वक्त करने के लिए अभी सर्वश्रेष्ठ कर्म, अनिवार्य कर्म, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं, अनिवार्य कर्म यही है कि तुम लड़ो। तो ये लड़ाई तो हमें लड़नी ही पड़ेगी, इसी के लिए हम इकट्ठा हैं।